हेलो, गुड आफ्टरनून। सीए मुकेश शर्मा क्लासेस, स्वागत है आप लोगों का। रेशियो शुरू करनी है हमारे को, टर्नओवर रेशियो, जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी रेशियो भी। 4 रेशियो पढ़ेंगे इसमें। नंबर एक जो आज पढ़नी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नंबर 2 जो अगली क्लास में पढ़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और तीसरी है हमारी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और लास्ट वन है हमारी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वैसे तो ये सारी की सारी रेशियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो पार्ट है टर्नओवर रेशियो का। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी की जो सारी की सारी पॉलिसीज है वो डिपेंड करती हैं उसकी इन्वेंट्री पर, उसकी प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन को ही तो हम सेल करते हैं, वहीं से हमारे को रिवेन्यू जनरेट करता होता है और उसी से हम सारे एक्सपेंसेस पे करते हैं। तो ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, जिसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री का नाम क्या होता है, टर्नओवर भी। इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं और स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। तो आप किसी नाम को भी यूज कर सकते हैं, इसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहें या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फार्मूला आपके सामने है, फार्मूला देखते हैं क्या है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू, जिसे हम पहले क्या कहते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों सेम है। जब से कंपनीज एक्ट 2013 है, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू यूज करने लगे हैं। यानी कि जो माल हमने सेल किया है, जो गुड्स हमने सेल किया है, उसके प्रोडक्शन के अंदर कितना टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले भी फेमिलियर है, हम लोग पहले भी इस वर्ड को यूज कर चुके हैं, इस अमाउंट को कैलकुलेट कर चुके हैं अपने जूनियर क्लासेस में। डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करना है तो हमारा जो आंसर आ जाए, जो रेशियो आ जाएगी, वो आ जाएगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फार्मूला बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू या जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं, डिवाइड करो एवरेज इन्वेंट्री से और एक अमाउंट, एक टाइम, हमारा जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आ जाएगा, उसको कहेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो मेन तो ये है कि ये जो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू या जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, कैसे निकालते हैं। आइए फार्मूला देख लेते हैं एक बार। कई फार्मूले हैं इसके, हम इसको 11th में 12th में बहुत अलग अलग जगह पढ़ चुके हैं। बीकॉम में भी हम लोग यूज करते हैं। बहुत फेमिलियर सा फार्मूला, सिंपल फार्मूला है बिल्कुल। हम लोग 11th क्लास में जब स्टार्ट में हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा था, हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो अगर वहां पर हम क्या करते थे, जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिजल्ट निकलता था उसको, या तुम अगर हमारी इनकम साइड ज्यादा होती थी तो हमारा निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा होती थी तो हमारा निकलता था ग्रॉस लॉस। दोनों में से एक ही फिगर आती थी। अगर इनकम साइड ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर एक्सपेंसिव साइड ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस। तो वहां से हम लोग यूज करते, वहां से हम लोग ड्राइव करते थे। 11th क्लास में हमने ड्राइव भी किया होगा। बड़ा आसान सा फार्मूला था कि अगर मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं तो हम लोगों का क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। दैट्स ऑल। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा, आपने इधर क्रेडिट साइड जोड़ी ट्रेडिंग अकाउंट की, आपका रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन या जो भी चीज है आपकी, उसमें से माइनस किया आपने ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपका आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन केस ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस आ जाता है, हमारा नेट रिजल्ट ट्रेडिंग अकाउंट का, अगर सपोज करो नेट रिजल्ट हमारा ग्रॉस लॉस आ जाता है, तो हम नेचुरल है कि इस फार्मूले में थोड़ा चेंज करेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ग्रॉस लॉस में जोड़ देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमारे को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जिसको सेल्स भी कहते हैं, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना है, जो रिजल्ट आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और अगर ग्रॉस लॉस आ जाता है, इन केस किसी केस में ग्रॉस लॉस आ जाता है, तो उस फिगर में हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें ग्रॉस लॉस को प्लस कर देना है। तो हमारा आंसर दोनों तरीके से निकाल, ग्रॉस प्रॉफिट के केस में भी कितना आएगा और ग्रॉस लॉस के केस में कैसे आएगा, ये हम लोगों को समझ आ गया, हम आराम से इसको डिराइव कर सकते हैं। इसके बाद है और फार्मूले भी है इसके, जो हमने अपनी जूनियर क्लासेस में भी समझे थे। ट्रेडिंग अकाउंट से ही पढ़ रहे हैं हम, जो कुछ ये पढ़ रहे हैं सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट से ही यूज हो रहा है इसके अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट फिगर थी, मेरे पास सेल की फिगर थी और जीपी मेरे को दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैंने क्या किया, या ग्रॉस लॉस दिया हुआ था, मैंने डायरेक्ट निकाल लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक फार्मूला, ये फार्मूले भी हैं जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह यूज करते हैं। जब हमारे को फिगर्स दी होती हैं इस तरह की, तो हम लोग इस तरह से भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं आराम से। तो क्या था ये फार्मूला, पहला फार्मूला देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, यानी कि ईयर के बिगिनिंग में कंपनी के पास, बिजनेस हाउस के पास जितनी भी इन्वेंट्री हमारे पास बची हुई थी, उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री। और
मैंने यहां जोड़ा कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द उस साल के अंदर कंपनी ने उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी परचेज की, लेकिन यहां पर परचेज को मैंने नेट लिखा है। देखो सबसे पहले तो हमारे पास मटेरियल होता है, गुड्स होती है साल के शुरू में, उसमें हम ड्यूरिंग द ईयर परचेज करते हैं। मैंने और गुड्स परचेज की या माल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, तो उसको मैंने यहां पर लिखा नेट परचेज। नेट परचेज क्यों लिखा है? क्योंकि परचेज को आपने नेट लेना है, यानी कि अगर आपकी इन केस ड्यूरिंग द ईयर कोई परचेज के साथ परचेज रिटर्न भी है, यानी आपने कुछ माल खरीदा, वो आपके अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं था, या आपको माल पसंद नहीं आया, या रेट वगैरह आपको सूट नहीं कर रहे थे, तो आप उस माल को वापस कर देते हैं सप्लायर को, तो उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। अगर ऐसा कोई केस है, यानी कि अगर ऐसा कुछ केस है, तो हमारे को परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करनी है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो हमारी नेट परचेज आ जाएगी। यानी कि हम लोगों को यहां पर परचेज का नेट अमाउंट लेना है, ड्यूरिंग द ईयर हमने जो परचेज किया उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, तो हमारी नेट परचेज आ जाएगी। ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग जो बनाते थे, जितने भी एक्सपेंसेस आते थे वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होते थे। तो लेकिन अगर कंपनी के केस में है, तो हम लोगों को ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां मिलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट के अंदर कहां मिलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट के जो नोट्स ऑन अकाउंट होते हैं, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट है कंपनी की, उसके अंदर जो नोट्स ऑन अकाउंट होते हैं, तो उसमें एक्सपेंसेस के हेड से हमारे एक होता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, जिसमें हमारी वेजेस वगैरह आती हैं, तो ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे को वहां से मिलेंगे, या फिर हमको मिलेंगे एक हेड होता है नोट्स ऑन अकाउंट के अंदर अदर एक्सपेंसेस। ये डिटेल या तो हमारे को एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस से हमको पता करनी पड़ेगी अगर कोई एक्सपेंसेस है ऐसे तो, या फिर हम लोगों को जो नोट्स ऑन अकाउंट के अंदर अदर एक्सपेंसेस का हेड है वहां से ये फिगर हमारे को निकालनी पड़ेगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो क्या क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, परचेज की जो अमाउंट थी हमने परचेज की थी ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से हमने अगर कोई परचेज रिटर्न है तो उसको माइनस किया और उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दिए। अब लास्ट में बात आती है, अगर कंपनी का नेचुरली कंपनी का कुछ ना कुछ तो ईयर एंड में इन्वेंट्री बचा ही होगा, जिसको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, तो वो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। आपने फिगर अलग अलग जगह से जहां जहां से ये फिगर मिलनी थी आपने उठाई और यहां पर लिख दिया उनको। तो ओपनिंग इन्वेंट्री साल के शुरू में जो इन्वेंट्री थी उसमें प्लस किया नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस परचेज रिटर्न, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनी के केस मैंने आपको बता दिया कहां से मिलेंगे हम लोगों को, मिलेंगे हमारे को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट की, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट होता है, उसके जो नोट्स ऑन अकाउंट होते हैं उसके अंदर हमारी डिटेल दी होती है एक्सपेंडिचर की और इनकम की। तो एक जो हेड होता है हमारा, वो होता है हमारा क्या कहते हैं एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो एम्प्लॉइज को हम अमाउंट पे करते हैं, उसमें वेजेज वगैरह हमारी आती हैं, और वो सारे के सारे हम कहां दिखाते हैं, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, वहां से हम लोग उस फिगर को उठा सकते हैं, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस हमारे अदर एक्सपेंसेस में भी इंक्लूड होते हैं जो डायरेक्ट नेचर के होते हैं, वो लोग हम लोग भी वहां से उठाकर फिगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जोड़ सकते हैं। तो हमारा, और उसके बाद ईयर एंड में जो इन्वेंट्री बची हुई है हमारी, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहला मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था। ग्रॉस लॉस है तो मैंने ग्रॉस लॉस को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जिसको हम सेल्स भी कहते हैं, प्लस कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला था। और कभी कभी हम इस तरह से भी कई बार हमारे को क्वेश्चन दिया होता है, मैंने इसी फार्मूले का एक शॉर्ट रूप बना दिया है। नेट परचेज मैंने यहां से ली, ये नेट परचेज मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ले लिया, मैंने यहां ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस ले लिया मैंने यहां पर, मैंने यहां लिखा है प्लस और माइनस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तुम्हारे एज इट इज है, अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में, तो हम ये मान के चलेंगे कि देयर इज नो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और उसकी वैल्यू हम नील मान के चलेंगे। अब मैंने यहां लिखा चेंज इन इन्वेंट्री, यहां प्लस भी है और माइनस भी है। यहां पर मैंने क्या किया, इसका और इसका, इन दोनों की जगह मैंने एक नेट फिगर ले ली। मैंने क्या किया, ओपनिंग और क्लोजिंग को माइनस किया। अगर ओपनिंग स्टॉक हमारा ज्यादा है ड्यूरिंग द ईयर क्लोजिंग स्टॉक से, तो ये फिगर आ जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री प्लस में आ जाएगी। और अगर ओपनिंग स्टॉक इज लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर, तो मेरा ये फिगर माइनस में आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला और छोटा कर दिया मैंने, और शॉर्ट में कर दिया। इसी फार्मूले का ही रूप है ये तभी आएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ना देकर चेंज इन इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर दे देते हैं, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट में हम दिखाते भी हैं कंपनी के केस में।
इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में तो वहां तो हम लोगों को फिगर आराम से मिल जाती है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट अलग अलग बनाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कंपनी कई बार हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट दी हुई है और वहां पर चेंज इन इन्वेंट्री वर्ड आता है, तो चेंज इन इन्वेंट्री मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर इस फॉर्मूले में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। वैसे तो उनकी डिटेल हमारे को नोट्स ऑन अकाउंट में नीचे मिल जाती है, जो कंपनी की नोट्स ऑन अकाउंट है वहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि हम ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट अलग नहीं बनाते कंपनी के केस में, वहां पर आता है चेंज इन इन्वेंट्री वर्ड, और चेंज इन इन्वेंट्री की नीचे डिटेल भी आ जाती है नोट्स ऑन अकाउंट के अंदर, वहां क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक दिया होता है। अगर इन केस हम लोगों को नहीं मालूम तो अगर पॉजिटिव फिगर दे रखी है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर है वो क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है और हम आराम से उसको या प्लस में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से जाए, यानी ओपनिंग स्टॉक इज लेस देन क्लोजिंग स्टॉक, तो ये फिगर माइनस आ जाएगी। आंसर चाहे आप इस तरीके से निकालो, चाहे इस तरीके से निकालो, चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, वो डिपेंड करेगा कि मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, वो डिपेंड करेगा कि मेरे को फिगर कौन कौन सी दी हुई है। डायरेक्ट सेल, अगर सेल और ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप यहां से निकाल लीजिए, ग्रोस लॉस दिया हो तो यहां से निकाल लीजिए, और अगर आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिटेल दी हुई है तो हम इन दोनों फार्मूलों को यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया। हाँ, एक चीज और, कभी कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोगों को क्वेश्चन ना देकर कई बार हम लोगों को रिवेन्यू दे दिया जाता है, यानी सेल की फिगर दी जाती है, तो वो सेल भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप लोगों को दोनों फिगर दी हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी और सेल भी आपको दी हुई है, तो आप यूज कीजिए कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स की जगह, तो आपको ज्यादा सुटेबल आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, आप ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे चीजों को, वो ज्यादा अच्छा रहता है हम लोगों के लिए। अब आती है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज, सबसे पहले तो एवरेज जो होती है ना बच्चों, कभी किसी एक फिगर की नहीं निकलती। एवरेज निकालने के लिए हम लोगों को कम से कम दो फिगर चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री, नाम से ही पता लग रहा है हम लोगों को कि एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया कि ओपनिंग इन्वेंट्री को जोड़ा क्लोजिंग इन्वेंट्री में और मैंने दो से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो मुझे केवल क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग नहीं दिया हुआ, तो मैं दो से डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि एवरेज के लिए मुझे दो फिगर चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ऐसा है कि अगर मुझे मान लो क्वेश्चन में किसी भी तरीके से मैं ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट नहीं कर सकता, मेरे पास कोई फार्मूला नहीं, कोई तरीका नहीं है, फिगर दी नहीं हुई, मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता अपने किसी भी फार्मूले से, किसी भी तरीके से मैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ना निकाल पाऊं, तो मैं क्या करूंगा कि यहां जो एवरेज इन्वेंट्री है इसकी जगह मैं क्लोजिंग स्टॉक भी यूज कर सकता हूं और आंसर को निकाल सकता हूं। तो ये तो फार्मूला डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब अगर ये रेशियो ज्यादा हो, ये रेशियो ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इस चीज को भी डिसाइड कर लेते हैं। अगर ये जो, सबसे पहले तो ये जो रेशियो है ना, ये हम लोगों की कंपनी की इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को बताती है कि ये कंपनी का जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है वो अच्छा है या बुरा है। तो अब पहले तो इससे क्या पता लग रहा है, इस रेशियो से पता क्या लग रहा है हम लोग को, इस रेशियो से ये पता लग रहा है कि जो कंपनी है अपने स्टॉक को कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट करती है या फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है, यानी कि अपनी इन्वेंट्री को कितने टाइम सेल कर पाती है ड्यूरिंग द ईयर। तो नेचुरल है कि ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी, ये रेशियो ज्यादा अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि कंपनी अपनी स्टॉक को जल्दी जल्दी सेल कर रही है, ठीक है। लेकिन कितनी ज्यादा होनी चाहिए, अगर रेशियो बहुत हाई साइड हो तो भी ये ठीक नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब आप स्टॉक को जल्दी जल्दी सेल कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपका जो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो स्लो हो सकता है, क्योंकि इन्वेंट्री को आप क्या करो, जल्दी जल्दी सेल कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास इन्वेंट्री का लो लेवल हो जाए और आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या तो वो स्लो हो जाए, या हो सकता है कभी कभी किसी केस में बिल्कुल स्टॉप भी हो सकता है। आप आउट ऑफ स्टॉक हो, आपके पास इन्वेंट्री हो ही ना जिससे आप प्रोडक्शन कर सको, तो बहुत ज्यादा हाई रेशियो होना भी ठीक नहीं है। हाँ, सफिशिएंट हाई रेशियो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई साइड भी ये रेशियो ठीक नहीं है। अब आती है लो साइड की। अगर कंपनी की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक लो रेशियो हो, तो क्या हो सकता है, तो क्या होगा कि आपके पास इन्वेंट्री बहुत अच्छी ज्यादा क्वांटिटी में है, आपने बहुत इनसफिशिएंट फंड, बहुत ज्यादा एक्सेस फंड इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो इन्वेंट्री आप सेल नहीं कर पा रहे। आपका जो स्टॉक है, जो आपका इन्वेंट्री है, वो आपके वेयरहाउस में या गोदाम में आइडियल पड़ा हुआ है, ठीक है। आप उसको रिवेन्यू में जनरेट नहीं कर पा रहे, और रिवेन्यू में जनरेट नहीं करोगे तो उससे क्या होगा कि बस आपके कैश चाहिए आपको, अपनी
डेट की पेमेंट के लिए, अपने डेली रूटीन के खर्चों के लिए वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आप एक तरह से आपके पास जो वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे बिजनेस को यूज अपने क्रेडिटर्स की, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए या डेली एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट के लिए आपके पास जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है वो शॉर्ट हो जाएगी। तो ये रेशो अगर कम होगी तो आपके पास वर्किंग जो कैपिटल है वो एक लो अमाउंट में होगा, वो भी ठीक नहीं है। तो ज़्यादा रेशो होना भी एक तरह से बहुत हाई साइड भी रेशो नहीं होनी चाहिए और एक लो साइड भी नहीं होनी चाहिए। तो रेशो कितनी होनी चाहिए? हम लोगों के पास इन्वेंट्री रेशो एक अच्छी सफिशिएंट पॉलिसी होनी चाहिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की, कि कंपनी को इतनी रेशो मेंटेन करनी है कि कंपनी का स्टॉक भी रहे और कंपनी आराम से उसको सेल्स भी करती रहे और कंपनी के पास रेवेन्यू भी जनरेट होता रहे। आइडियल ना पड़ी हो उसकी इन्वेंट्री जो है गोदामों के अंदर, आइडियल ना पड़ी हो। तो अब ये है कि ये तो हो गया कि इतना होना चाहिए, कि रेशो कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये जो है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हम लोगों को ये बताता है कि हम जो अपनी इन्वेंट्री हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसको कितनी तेजी से सेल कर पाते हैं, रिवेन्यू में कितनी तेजी से कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये तो सिंपल फार्मूला है जिसमें हमने कैलकुलेट किया कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो एक कंपनी की, एक बिजनेस की, ये प्रोप्राइटरशिप की या एक पार्टनरशिप फर्म की हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो सिंपल फार्मूला है। अब इनके क्वेश्चंस की बात आती है, तो उन क्वेश्चंस के लिए मैं अगली क्लास में आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूं आपके सामने। और वो जो क्वेश्चन है मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर एक पीडीएफ फाइल के अंदर डालूंगा, आप उन क्वेश्चनों को वहां से देख सकते हैं और सॉल्यूशन तो आप मेरे साथ करेंगे ही नेक्स्ट क्लास में। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं कुछ बिजी था अपने ऑफिस के अंदर इनकम टैक्स और जीएसटी के काम के अंदर, तो सॉरी उसके लिए। जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी। तो आप इसको देखिए और नेक्स्ट क्लास का आप वेट कीजिए जब कुछ क्वेश्चंस जो कि पीडीएफ के रूप में मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा और आप वहां से क्वेश्चन को देखेंगे और उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मैं आपके सामने यहां करके दिखाऊंगा, सोल्व करके दिखाऊंगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में हम लोगों को किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है हम लोगों को और कैसे उन प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। आपके सुझाव के लिए मैं इंतजार करूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई सजेशन हो तो जल्दी से जल्दी और बहुत अति शीघ्र रूप से मुझे कांटेक्ट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।